तो समझिए में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और सबसे पहले बात करेंगे। आज सीएम नीतीश कुमार ने कई जगह पर घाटों का निरीक्षण किया है। गंगा में उफान की वजह से पटना और आसपास के कई गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, लिहाजा मुख्यमंत्री खुद हालात का जायजा लेने कई घाटों पर गए हैं। 2016 वाले हालात ना बन जाएं, इसे लेकर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को हर वक्त अलर्ट रहने और जरूरी इंतजाम का निर्देश दिया है। सबसे पहले ये रिपोर्ट, उसके बाद खबर तो समझिए। गंगा के रौद्र रूप ने बिहार की चिंता बढ़ा दी है। गंगा की धार बता रही है कि हालात कितने गंभीर हैं। हर दिन हर घंटे गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, लिहाजा सैलाब के संभावित खतरे को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई घाटों का जायजा लिया। घाटों पर घूम घूम कर मुख्यमंत्री ने बहुत ही बारीकी से हालात का जायजा लिया। कभी घाटों के किनारे जाकर कभी सेतु पर चढ़कर अधिकारियों के साथ घूम घूम कर तो कभी घाटों की रेलिंग पर चढ़कर पूरे हालात का सीएम ने निरीक्षण किया। जायजा लेने के दौरान सीएम ने बताया कि लोगों की सुरक्षा के लिए और क्या क्या करना चाहिए, इसीलिए वो अधिकारियों के साथ हालात को देख रहे हैं। गंगा नदी का जलस्तर ऊंचा हो रहा है, तो इसलिए सबको देख रहे हैं कि लोगों की सुरक्षा के लिए क्या और किया जाना चाहिए। सारे विभाग के अधिकारीगण भी साथ एक एक चीज को देख रहे हैं। उसी के लिए मुख्यमंत्री ने पटना मुख्य नहर के दीघा लॉक समेत कुर्जी गोसाई टोला, एलसीटी घाट और गांधी घाट का जायजा लेने के साथ ही पटना शहर की सुरक्षा दीवार का भी जायजा लिया। गंगा जल का स्तर तो बढ़ रहा है, ये तो पता ही था। और जब भी कभी हेलीकॉप्टर से जा रहे थे तो हम तो दोनों की स्थिति को देख रहे थे। इधर कल इसके बारे में हम लोगों ने एक मीटिंग की और उसके बारे में पूरी जानकारी ली, तो सबके बारे में जानकारी मिली कि इसका जल स्तर और बढ़ रहा है, इसके जल स्तर को और बढ़ने की संभावना है। तो इसी के लिए आज हम देख लिए कई जगहों पर, और पूरी तैयारी जो 2016 में जो गंगा का जल स्तर हुआ था, तो गंगा नदी के किनारे वाले जितने जिले हैं, आप समझ लीजिए 12 जिले, तो कुल मिला के सब के बारे में ध्यान रखना होगा। तो उन सब चीज़ों के लिए ही इसको देखना था, और हमने इसलिए कह दिया है कि 2016 में जिन इलाकों पर असर पड़ा है उसको ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी करके उन लोगों की सुरक्षा के लिए हम प्राप्त। दरअसल पिछले एक हफ्ते से गंगा नदी उफान पर है। बक्सर से लेकर भागलपुर तक गंगा डरा रही है। जाहिर तौर पर हालात भयावह है। पटना से न्यूज 18 के लिए आनंद अमृतराज और मनोज कुमार की रिपोर्ट। और चलिए अब इस खबर को समझते हैं कि आखिर सीएम नीतीश कुमार इतने चिंतित क्यों हैं। हालात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि सीएम खुद कमान संभाल रहे हैं, एक एक घाटों का सीएम जायजा ले रहे हैं। सीएम ने बार बार 2016 के हालात का जिक्र किया है। 2016 में 21 अगस्त को पटना में बाढ़ आई थी। गंगा से सटे 12 जिले ऐसे हैं जिनका विशेष ख्याल रखना जरूरी है। 2016 की बाढ़ में गंगा से सटे इन इलाकों में काफी नुकसान हुआ था। 2016 में बाढ़ ने बड़ी तबाही मचाई थी और उसी को देखते हुए जिला प्रशासन को तैयारी के निर्देश दिए गए हैं। खतरे को देखते हुए पटना के जेपी सेतु के नजदीक स्लुइस गेट को भी बंद कर दिया गया है। ऐसे में साफ है कि सीएम नीतीश कुमार बिहार में जिस तरीके से बाढ़ की आशंका बनती जा रही है उसको लेकर काफी गंभीर हैं। उनका सीधा सीधा फोकस बस इतना है कि इस बार बिहार में 2016 वाली स्थिति नहीं आने देनी है। चलिए बढ़ते हैं आगे और आज बात झारखंड की राजधानी रांची की, जहां पर बेटियों का ऐसा स्वागत हुआ जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। हार कर भी जीतने वाली महिला हॉकी टीम ने देश का सीना चौड़ा कर दिया, जिसकी पूरी झलक रांची में साफ साफ देखने को तब मिली जब लोगों का हुजूम बेटियों के स्वागत के लिए पलके बिछाकर खड़ा था। पूरी रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। ये स्वागत है झारखंड के शान की, ये स्वागत है झारखंड की बेटियों की,
ये स्वागत है निक्की प्रधान और सलीमा टेटे की। ढोल नगाड़ों के साथ ओलंपिक में इतिहास रचकर लौटी झारखंड की बेटियों का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। हाथों में तिरंगा और हॉकी स्टिक के साथ सैकड़ों लोगों ने इनका जोरदार स्वागत किया। बेटियों के स्वागत के लिए खेल मंत्री के साथ सैकड़ों लोग एयरपोर्ट पर मौजूद थे। रांची पहुंचने के बाद खुली जीप पर सवार होकर बेटियां आगे बढ़ी तो फूल मालाओं से उन्हें लाद दिया गया। इसी तरह हम काम करते रहेंगे और हम लोग झारखंड का नाम ऐसे रोशन करते रहेंगे। अगले साल भी हमारा बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, तो हम उस पर काम करेंगे और उम्मीद करते हैं अगली बार हम झारखंड के लिए मेडल और इंडिया के लिए मेडल ला सकें। झारखंड वासियों को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया है हमारी झारखंड सरकार, इसलिए झारखंड सरकार को थैंक यू बोलना चाहिए। थैंक यू सो मच। एयरपोर्ट से दोनों खिलाड़ी सीधे झारखंड मंत्रालय पहुंची, जहां मुख्यमंत्री ने दोनों को सम्मानित किया। इस मौके पर सीएम ने सलीमा टेटे और निक्की प्रधान को 50-50 लाख रुपए के चेक सौंपे, साथ ही स्कूटी, लैपटॉप और स्मार्टफोन भी दिए। सीएम ने कहा कि दोनों खिलाड़ियों को सरकार पक्का मकान बनाकर देगी। 3000 स्क्वायर फीट में मकान होगा। शहर में या फिर गांव में खिलाड़ी जहां चाहे वहां मकान बनाया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि खेल के दौरान कोई घटना होने पर सरकार खिलाड़ियों के इलाज का पूरा खर्च भी उठाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड के खिलाड़ियों में सीमित संसाधन में बेहतर करने की क्षमता है। के साथ सलीमा और निक्की वहां अपना स्थान बना पाई है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चुनौती है। झारखंड की ये बेटियां भले ओलंपिक में मेडल जीतने से चूक गईं, लेकिन सेमीफाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया। इनकी इस कामयाबी पर मिले सम्मान से दूसरी लड़कियों में भी हॉकी को लेकर उत्साह बढ़ेगा। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संजय सिन्हा और अविनाश कुमार की रिपोर्ट। और चलिए अब इस खबर के मायने को समझते हैं। झारखंड के बेटियों का भव्य स्वागत दूसरे खिलाड़ियों को प्रेरित करेगा। ग्रैंड वेलकम के पीछे की वजह यह है कि हार कर भी महिला हॉकी टीम ने इतिहास रच दिया। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम ने पहली बार सेमीफाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया। इससे पहले भारतीय महिला हॉकी टीम किसी भी ओलंपिक के सेमीफाइनल राउंड तक भी नहीं पहुंची थी। भारतीय महिला हॉकी टीम टोक्यो ओलंपिक में पहली बार ब्रॉन्ज मेडल के लिए खेली। 1980 के मास्को ओलंपिक में ही पहली बार महिला हॉकी को ओलंपिक में शामिल किया गया था। 1980 के बाद भारतीय टीम सिर्फ 2016 में रियो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर पाई थी। 2016 में भी टीम 12वें स्थान पर थी। पीएम मोदी ने महिला टीम के प्रदर्शन की प्रशंसा की थी। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि ये पल कितना अभूतपूर्व और कितना अच्छा झारखंड वासियों के लिए होगा। और इसीलिए शायद आज जब ये ओलंपियंस वहां पहुंचे तो पल के बिछाकर उनका स्वागत किया गया। बढ़ते हैं आगे। जिस संसद में आपके हित की बात होनी थी, उस संसद में सिर्फ हंगामा होता रहा। मॉनसून सत्र सांसदों के शोरगुल और हंगामे की भेंट चढ़ गया। तय वक्त से पहले ही लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित कर दी गई। पूरी रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। मायूस कर गया ये मॉनसून सत्र। अंतहीन शोर, सिर्फ हंगामे का जोर। तय वक्त से पहले लोकसभा स्थगित, मर्यादाहीन माननीय। आश्चर्य होता है ये सोचकर कि क्या इसी लोकतंत्र के लिए लाखों लोग शहीद हुए थे। यही दिन देखने के लिए 135 करोड़ लोग चुनाव को जश्न की तरह मनाते हैं। इसी काम के लिए देश की जनता माननीयों को चुनकर संसद भेजती है। नहीं, ये लोकतंत्र नहीं, शोर तंत्र है, जिससे राज्यसभा के अध्यक्ष वेंकैया नायडू बेहद आहत है। Last night, I struggled to find out the provocation or reason for forcing this August House to hit such a low yesterday. भर्राई आवाज से दुख और नाराजगी का अंदाजा लगाया जा सकता है। वेंकैया नायडू की नाराजगी की वजह है राज्यसभा में मंगलवार की ये तस्वीर। कृषि कानून का विरोध कर रहे विपक्षी दलों, मसलन कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, वाम दल और आम आदमी पार्टी के सांसदों ने मंगलवार को राज्यसभा में एक हैरत अंगेज घटनाक्रम में महासचिव की मेज पर चढ़कर उस पर कब्जा कर लिया और जोरदार नारेबाजी की। इतना ही नहीं,
राज्यसभा की मेज पर चढ़कर कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने आसन की ओर रूल बुक भी फेंकी। नतीजा ये हुआ कि सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ गई। सुनिए उपराष्ट्रपति ने सांसदों को लेकर क्या कहा। I was very sad. I am deeply anguished, and also the nation also is anguished. पेगासस और कृषि कानून को लेकर विपक्ष की तरफ से जिस तरह से शोर मचाया गया और सरकार पर चर्चा के लिए दबाव बनाने की कोशिश की गई, उसके मद्देनजर वेंकैया नायडू ने साफ कहा कि सरकार को मजबूर नहीं किया जा सकता। They could have discussed it in the House, protested and voted against this thing, and you have got every right. Members have got every right to demand for it withdrawal also. But it is for the government to act. You can't force the government to do this or not to do this. राज्यसभा में ही नहीं बल्कि लोकसभा में भी पूरे मॉनसून सत्र के दौरान जमकर शोर हुआ और इसी वजह से ही अपने तय वक्त यानी 13 अगस्त से 2 दिन पहले ही लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित कर दी गई। 7वीं लोकसभा का ये छठा सत्र कामकाज की दृष्टि से मेरी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं रहा। मेरी कोशिश रहती है कि सदन के कामकाज की दृष्टि से सदन की उत्पादकता हमेशा हर सत्र में अधिक बने, लेकिन इस बार गतिरोध टूटा नहीं, जिसके कारण सदन का कामकाज अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं हुआ। लोकसभा में संविधान का 127वां संशोधन विधेयक समेत कुल 20 विधेयक पारित हुए। 66 तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दिए गए। सदस्यों ने नियम 377 के अधीन 331 मामले उठाए। सत्र खत्म होने के बाद स्पीकर की कस्टमरी मीटिंग में पीएम नरेंद्र मोदी, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत कई पक्ष और विपक्ष के नेता मौजूद थे। मुमकिन है कि इस बैठक में माननीयों के व्यवहार को लेकर भी बात हुई होगी, लेकिन अब सिर्फ बात से काम नहीं चल सकता, पल्ला झाड़ने से काम नहीं चल सकता। जरूरत है दोनों पक्ष इस बात पर गौर करें और न सिर्फ लोकतंत्र को त्राही त्राही करने से बचाएं, बल्कि जनता के भरोसे को भी कायम रखा जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और चलिए अब इस खबर के मायने समझते हैं। संसद चलाने की जिम्मेदारी सामूहिक होती है, सत्र जनहित के मुद्दों के लिए होता है, लेकिन सियासी दलों ने इसे रंगमंच बना दिया है। सदन की 1 घंटे की कार्यवाही का खर्च लगभग 2.5 लाख रुपए है। 8 घंटे के हिसाब से रोजाना 20 लाख रुपए बर्बाद हुए हैं। सांसदों के शोर में तकरीबन 200 करोड़ स्वाहा हो गए। हंगामे के कारण 96 घंटे में से करीब 74 घंटे ही कामकाज नहीं हो सका। हंगामे के कारण महज 22% ही कामकाज हुआ, मतलब 78% समय बर्बाद हो गया। विपक्ष के हंगामे से मॉनसून सत्र पूरी तरह से धुल गया। अब की बार अपने नए नुमाइंदों को चुनने से पहले सोचिएगा जरूर, क्योंकि जो करोड़ों की बर्बादी हुई है वो जनता के पैसे हैं। इसलिए जनता का सोचना लाजमी है कि आखिर इस तरीके से शोर शराबे से कैसे काम होगा। बढ़ते हैं आगे। मिथिलांचल के लोगों को ये तस्वीर जो है वो रोमांच भर देगी। सर पर पाग, गले में मखान की माला, कंधे पर मिथिला पेंटिंग वाली शॉल और हाथ में कवि कोकिल विद्यापति की तस्वीर। ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर, ये तस्वीर आज की है जब दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर दरभंगा एम्स के शिलान्यास और दरभंगा एयरपोर्ट के विधिवत उद्घाटन का निमंत्रण देने प्रधानमंत्री मोदी के पास पहुंचे थे। सांसद ने पीएम को मिथिला पेंटिंग, चादर, पाग और मखाना के माला के साथ महाकवि विद्यापति का चित्र देकर समस्त मिथिला वासियों की तरफ से सम्मानित किया। उन्होंने मिथिला के लोगों की तरफ से दरभंगा में एम्स, कोसी रेल महासेतु, आईटी पार्क, मखाना को बढ़ावा देने के लिए पीएम को धन्यवाद दिया। इसके अलावा पूसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने, औरंगाबाद दरभंगा एक्सप्रेसवे को 6 लेन से जोड़ने जैसी योजनाओं के लिए भी उन्होंने पीएम मोदी का आभार जताया। और आज की ये बेहद खूबसूरत तस्वीर के पीछे के मायने समझिए। केंद्र सरकार ने बिहार के मिथिलांचल को कई बड़े तोहफे दिए हैं, जिसमें दरभंगा एम्स और एयरपोर्ट काफी ज्यादा ही खास रहा। मखाना इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार ने कदम उठाए हैं। बिहार से जुड़े अधिकतर फैसले मिथिलांचल के हित में रहे हैं। एनडीए को इसका फायदा बिहार विधानसभा चुनाव में भी मिला।
विधानसभा चुनाव में मिथिलांचल ने एनडीए को रिटर्न गिफ्ट दिया। बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र में 60 विधानसभा सीटें आती हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में 40 से ज्यादा सीट पर एनडीए का कब्जा रहा। मतलब राज्य की सरकार बनाने में मिथिलांचल ने बड़ी भूमिका निभाई और इसी के लिए आज कहीं ना कहीं पीएम मोदी का सम्मान किया गया, पीएम मोदी का आभार जताया गया। जो मिथिलांचल वासियों को बड़ी सौगात पीएम मोदी की तरफ से मिली है, उसका आभार। बढ़ते हैं आगे। बिहार में इन दिनों बोरा शिक्षकों के लिए सिरदर्द बना हुआ है। शिक्षा विभाग की ओर से मध्याह्न भोजन के लिए आए अनाज के खाली बोरों को बेचने का निर्देश जारी किया गया है। अब इस मामले ने तुल तब पकड़ लिया जब इस मामले को लेकर एक शिक्षक को निलंबित कर दिया गया। पहले आप पूरी रिपोर्ट देख लीजिए, फिर आपको खबर समझाते हैं। 10 टका पीस बोरा, एमडीएम का बोरा। माथे पर बोरा लेकर बाजार में बोरे की बोली लगा रहा ये कोई फेरी वाला नहीं है, बल्कि कटिहार के कांताडीह प्राइमरी स्कूल का टीचर है, जिनके माथे पर बोरा है और गले में तख्ती है। जिसमें लिखे हुए शब्द से साफ है कि सरकारी आदेश पर ये बाजार में बोरा बेच रहे हैं। लेकिन इस वीडियो के सामने आने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। शिक्षा विभाग ने कड़ी कार्रवाई करते हुए कांताडीह प्राइमरी स्कूल के टीचर तमीजुद्दीन को निलंबित कर दिया, जिसके बाद बिहार के नियोजित शिक्षकों ने चेतावनी जारी की है। बोरे पर मचे बवाल के बाद न्यूज 18 ने ये जानने की कोशिश की कि जिन बोरों को बेचने का निर्देश जारी हुआ है वे बोरे किस हालात में हैं। बोरों के छेदों से झांकती हकीकत बता रही है कि इन बोरों को खरीदना तो दूर, कोई देखना भी पसंद नहीं करेगा। राजधानी पटना के शेखपुरा मध्य विद्यालय के शिक्षक कुछ इसी तरह से गवाही दे रहे हैं और सरकार के आदेश का कहीं ना कहीं विरोध जता रहे हैं। तो देखिए, इस वक्त जो बोरा बेचने का आदेश दिया गया है तो सभी स्कूलों को दिया गया है, यानी राज्य के 75,000 जो स्कूल हैं उसको ये आदेश मिला है कि 2014, 15, 15-16 वित्तीय वर्ष के जो भी मिड डे मील के खाली पड़े बोरे हैं उसे आप 10 रुपये पीस बेच दें। बोरा में छेद किया हुआ है, कोई व्यापारी इसको ले नहीं पाता है। कई बार प्रयास भी किए, बुलाए भी, लेकिन बोरा देख देख के कहता नहीं सर ये लो, हम लोग मुफ्त में भी ले जाके क्या करेंगे, हम नहीं लेंगे। जाहिर है 5 से 7 साल पुराने बोरे की स्थिति ऐसी नहीं है कि उसे कोई खरीदे। लगभग सभी बोरे फटे हुए हैं या उन्हें चूहों ने कतर दिया है। हमारे यहाँ का डैमेज हो गया है और चूहा की वजह से सारे बोरा कटा हुआ है, और बोरा जब कट गया है, फट गया है, तो उस बोरे को कहाँ से हम लोग बेच पाएंगे। दरअसल शिक्षा विभाग की ओर से साल 2014-15 और 2015-16 में विद्यालयों को उपलब्ध कराए गए मध्याह्न भोजन में चावल के खाली बोरे को बिक्री करने और पैसे जमा करने का आदेश जारी किया गया है। सरकार ने खाली बोरे का मूल्य 10 रुपया प्रति बोरा निर्धारित कर दिया है। न्यूज 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। और चलिए अब इस खबर को समझते हैं। बोरा बेचने का निर्देश अव्यवहारिक है। 5 साल पहले का बोरा सुरक्षित रखना काफी कठिन है। विभाग को इसके लिए शिक्षकों को नहीं बल्कि एक सिस्टम बनाना चाहिए। शिक्षकों का काम पढ़ाना है, बोरा बेचना नहीं। शिक्षक तनाव में रहेंगे तो शिक्षा कैसे दे पाएंगे। एक शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है, जिसका विरोध शिक्षक कर रहे हैं। अब आप इसी से समझ सकते हैं कि ये बोरा इन शिक्षकों के लिए कितना बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। और सिरदर्द कैसे नहीं बने, बनना भी लाजमी है, क्योंकि बोरे में ढेर सारे छेद हैं। अब ऐसा बोरा कोई खरीदने को तैयार ही नहीं है। बढ़ते हैं आगे। बाढ़ की आशंका और कोरोना महामारी के चलते हर जगह मायूसी पसरी है, लेकिन उदासी भरे माहौल में भी मधुबनी के गांव में पिछले 15 दिनों से मधुश्रावणी के त्योहार को लेकर रौनक देखी गई। खासकर नवविवाहित कन्याओं में खासा उत्साह देखा गया। निराशा और हताशा के बावजूद इस लोक पर्व के बहाने महिलाओं ने हंसने और गाने का मौका ढूंढ ही लिया है। मधुश्रावणी के अंतिम दिन टेमी दागने की भी परंपरा है। इसे आस्था कहे या अंधविश्वास, मान्यता है कि पूजा के अंतिम दिन जलती हुई आग की बत्ती यानी कि टेमी से विवाहिता के घुटने और पैरों पर दागने की परंपरा है। इस रस्म को पूरा करते समय पति के द्वारा पान के पत्ते से पत्नी की आंख को ढक दिया जाता है। फिर इसके बाद बहन या भाभी के द्वारा जलती हुई बत्ती से घुटने को 3 बार दागा जाता है। कहा जाता है कि टेमी दागने के बाद घुटने पर अगर फफोली निकल आए तो ये अत्यंत शुभ होता है।
हालांकि टेमी दागने की रस्म को अमानवीय मानते हुए समय के साथ इसमें कुछ बदलाव किया गया है। अब ज्यादातर लोग बत्ती की बजाय फूल या पत्ती से नवविवाहिता के घुटने को छूकर इस रस्म को पूरा करते हैं। कोरोना और बाढ़ की वजह से हर तरफ मायूसी है, लेकिन मधुबनी के गांव में पिछले 15 दिनों से मधुश्रावणी के त्योहार को लेकर रौनक दिखी है। खासकर नवविवाहिता कन्याओं में खासा उत्साह देखा गया। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।